Hello everyone, welcome to my channel UPSC Aspirants. Today we are going to complete our third part of chapter 11, Religious and Social Reform after 1858. Basically this chapter is taken from the book History of Modern India by Bipin Chandra. तो जो इसका ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट है इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि लास्ट के 2 पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जितने भी सोशल रिफॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कैसे अपना काम किया, लाइक ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, सिख्स ने कैसे अकाली दल ने मैन के खिलाफ रिवोल्ट किया और गुरुद्वारा एक्ट पास किया, है ना। ये सब हम लास्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं सोशल रिफॉर्म्स में क्या क्या इशू थे, मतलब क्या क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, किन किन चीज़ों को रिजोल्व करने की कोशिश की गई। तो उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट पार्ट है 11 चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेजर इफेक्ट ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन द 19th century was seen in the field of social reform. The newly educated person increasingly revolted against rigid and social convention and outdated customs. तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जो लोग थे जिन्होंने मतलब अभी क्या है ना 19th century के आते आते मोस्ट ऑफ द पीपल गोट वेस्टर्न एजुकेशन। अब उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी हो गई थी, उनको अच्छे और बुरी चीज़ों का पता लगने लग गया था, और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उनका भी पता लगने लग गया था, और जो अपने धर्म के अंदर पुरानी रीति रिवाज चलते आ रहे थे उनके खिलाफ भी वो खड़े होने लग गए। तो अभी क्या था ना कि जितने भी पुराने कस्टम थे, रीति रिवाज थे जो गलत थे, वो उनके अपोजिशन में खड़े होने लग गए और उनको हटाने की कोशिश करने लगे। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। Okay. They could no longer tolerate irrational and dehumanizing social practices. In their revolt, they were inspired by the humanistic ideal of social equality एंड इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अब क्या था ना, जो पुरानी रीति रिवाज थी वो उनको टॉलरेट नहीं करना चाहते थे और उनके खिलाफ खड़े होके यही चाहते थे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सोशल इक्वलिटी के साथ रहें, ठीक है, और हर एक की अपनी इक्वल वर्थ हो। ऐसा ना हो कि कोई भी ऊंच नीच की बात कर रहा हो और जाति धर्म की बात कर रहा हो। ये चीज़ों से वो काफ़ी परे थे और वो चाहते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, और इन्हीं चीज़ों के खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। नियरली ऑल द religious reformer contributed to the social and reform movements. This was because the backward feature of Indian society, such as caste system of inequality of sexes, had religious sanctions in the past. अब वही बात यहीं पे कही, पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ वुमेन इक्वालिटी, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, अनटचेबिलिटी, और जितने भी ये पुराने रीति रिवाज रहे हैं जैसे सती प्रथा होगी, वुमेन विडो रीमैरिज होगी, पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे पूरा जोर दिया गया, इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया। In addition, certain other organizations like Social Conference, Servants of Indian Society and Christian Missionaries worked actively for the social reform. जो ये इशू थे पुराने टाइम में, इनइक्वालिटी वगैरह होगी, कास्ट सिस्टम होगी, इनके खिलाफ जितने भी सोशल कॉन्फ्रेंस रही है, जितने भी सर्वेंट्स रहे हैं, जो ऑफिसर्स रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, क्रिश्चियन मिशनरीज रही है जिन्होंने कि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाने में इन्होंने काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, तो इन्होंने एक्टिवली उसमें भाग लिया। और उस टाइम के जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, जो पर्सन्स रहे जिनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है कि पुराने रीति रिवाजों को उखाड़ फेंकने में, जैसे कि सती प्रथा होगी, है ना, विडो मैरिज होगी, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा हाथ किन किन लोगों का रहा है, वो ये रहे ज्योतिबा गोविंद फुले, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस रनाडे, ओके, केटी तलांग, बीबी मलबारी, डी.के. कार्वे, शशिपदा बनर्जी, पी.सी. पॉल, बिपिन चंद्र पॉल, वरिसलंगम, श्रीनारायण गुरु, ई.वी. राव स्वामी नायकर, बी.आर. अम्बेडकर, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। इन द 20th century, especially after 1919, the national movement became the main propagator of social reform. Increasingly, the reformer took recourse to propaganda in the Indian language to reach the masses. अब क्या है ना, जो 20वीं सदी थी, स्पेशली 1919 के समय पे जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय जो
आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, उसका मेन मुद्दा क्या था कि जितने भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि पिछड़ापन है किसी भी जाति धर्म के अंदर, कोई भी पुरानी रीति रिवाज है जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है, उनसे लड़ाई लड़ी जा रही थी एक तरह से देखा जाए तो, कि भाई लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, उनको जो डे टू डे लाइफ जितनी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मिलती थी वो मिलनी चाहिए, है ना। हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, स्कूल्स बनने चाहिए। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है कि जो भी इनके प्रोपेगेंडा है वो इंडियन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मासिस के पास पहुँचे, किस लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में, क्योंकि लोग इतने साक्षर नहीं थे उस टाइम पे, इतना इंग्लिश लैंग्वेज को इतना नहीं पढ़ पाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे कि बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जाके एडमिशन लें। इस वजह से जो उनकी रीजनल लैंग्वेज थी वो उनको खासा अच्छे तरीके से समझते थे। तो इनका क्या मुद्दा था ना कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाया जाए, इस प्रोपेगेंडा को लोगों तक पहुंचाया जाए, किस लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में। दे यूज्ड, इस चीज़ के लिए उन्होंने किन चीज़ों का सहारा लिया, नॉवेल्स का लिया, कहानियों का, ड्रामा, ठीक है, कविताओं का लिया, छोटी छोटी कहानियाँ लिख दी। और सबसे बड़ा रोल तो किस चीज़ का रहा है, प्रेस का रहा है ना। और 30s के अंदर, 1930s के अंदर तो सिनेमा आ गया था इंडिया के अंदर भी, जिसकी वजह से लोग शॉर्ट मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इन आइडियाज़ को स्प्रेड होने में काफ़ी मदद मिली, और ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड भी होने लगे, लोगों के पास पहुंचने लगे। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ट्राइड इन द मेन टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव, इनके दो ऑब्जेक्टिव थे, emancipation of women and extension of equal rights to them, and the removal of caste rigidities, and in the particular abolition of disability। सबसे बड़ी बात कि इमेंसिपिटेशन ऑफ वुमेन, कि औरतों को जो पुरानी रीति रिवाज है, रूढ़िवादी सोच है, उनसे मुक्ति दिलाई जाए और उनको एक्सटेंड किया जाए, उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाए जो आम जनता, जो आम आदमियों को मिलते थे। और दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कास्ट रिजिडिटीज़ हैं, है ना, जो धर्म के ऊपर बेस्ड है, मतलब कोई ऊंच नीच या फिर छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ें ख़त्म की जाए और अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म किया जाए। अब बात करते हैं जो औरतों को, जो पुरानी सोच थी, पुरानी चीज़ें चलती आ रही थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी, उनसे कैसे मुक्ति दिलाई जाए, उन चीज़ों के बारे में अभी पढ़ते हैं। फॉर काउंटलेस सेंचुरीज वुमेन इन इंडिया हैड बीन सबऑर्डिनेटेड टू men and socially oppressed. The various religion practiced in India as well as the personal law based on them consigned women to the status to inferior men। अब यहाँ पे पहली लाइन में क्या कहा गया है ना कि जो काफ़ी सेंचुरीज तक जो औरतें रही हैं इंडिया के अंदर, वो जो आदमी है घर पे रहते थे, उनसे हमेशा से नीचे रही है, उनको दबाया गया, सोशली ओप्रेस किया गया है उनको, ठीक है। और जो जितने भी पुरानी प्रैक्टिसेस रही है, जो जितने भी लॉज रहे, पर्सनल लॉ उस टाइम पे होते थे, हर धर्म के अपने लॉज बनाए जाते थे, उनमें भी इनको आदमियों से काफ़ी निचला स्तर का स्टेटस दिया गया है, पहचान दी गई है। द कंडीशन ऑफ अपर क्लास वुमेन वॉज इन दिस रिस्पेक्ट वर्स देन द पीजेंट्स वुमेन। जो मजदूर औरतें होती थी, ठीक है, कामगार औरतें होती थी, उनकी कंडीशन बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छी मान सकते हैं हम, जो अपर कास्ट की वुमेन्स होती थी। जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जो उनके वहाँ पे जो उस कास्ट के अंदर या फिर उस घर के अंदर जो आदमी होते थे, उनका ज़्यादा वर्चस्व रहता था, उनकी ज़्यादा पावर रहती थी घर के मुखिया की। तो औरतें मोस्टली उन घरों में पर्दे में रहती थी, ठीक है, घूंघट वगैरह करके रहती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी ऊँची आवाज़ में। बस उनका क्या काम रहता था कि बस घर गृहस्थी का काम रहता था, उनको मोस्टली काम दिया जाता था, आप खाना पकाओ, सिर्फ और सिर्फ आपका जो काम है वो है घर के काम, आप इससे ज़्यादा इनका कोई रोल उस टाइम पे नहीं रहा था। लेकिन हाँ, बस थोड़े बहुत एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं, वो हम अभी देखने वाले। सिंस द लेटर वर्कड एक्टिवली इन द फील्ड ऑफ अलोंगसाइड द मैन, they enjoy relatively greater freedom of movement and in respect better status in the family than upper class women। इस लाइन के अंदर जो बात हो रही है वो बात किसकी हो रही है, जो पीजेंट्स वुमेन है, जो किसान थे, जो मजदूर थी, जो औरतें होती थी ना उन फैमिली से, उनकी औरतों को ज़्यादा फ्रीडम होती थी इस मामले में, क्योंकि वो आदमियों के साथ मिलकर काम करती थी खेतों में। कि उस टाइम पे उनका जो कंडीशन थी
फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक थे, हर तरह से पिछड़े हुए थे। अभी क्या है ना, फैमिलीज़ भी उस टाइम पे बड़ी होती थी, तो एक इंसान पूरे घर का पेट नहीं भर सकता था। इस वजह से जो औरतें, महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, सब मिलके अपना खेतों में काम करते, जहाँ भी जो भी काम मिलता सब इक्वली जो भी घर के जो आदमी होते थे उनके साथ मिलके अपना काम करते थे। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फ्रीडम किसको थी, जो लोअर क्लास वुमेन्स थी ना उनको। किन से? अपर क्लास से। The traditional views often praise the role of women as wife and mother, but as an individual they were assigned a very low position. जो पुराने ख्यालात के जो लोग थे वहाँ पे मतलब उस टाइम पे किन चीज़ों का प्रेज़ किया जाता था, मतलब औरतों की सराहना होती थी, लेकिन किस वे में? केवल कि भाई वो घर की पत्नियां हैं या कि घर में बच्चों की माएँ हैं। ये जो रोल रहते थे ना, कि हाउसवाइफ का रोल हो गया, मदर का रोल हो गया था, इन चीज़ों के अंदर तो उनकी सराहना की जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर और कोई बात करें कि भाई कोई स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए उनको और कोई फ्रीडम दी जाए, इनके अंदर उनकी जो पोजीशन रही है वो काफ़ी लो रही है। इनको दबाया गया, इनके साथ और जो इनका जो है ऑप्रेस किया गया है। दे वर सपोज टू हैव नो पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन अपार्ट फ्रॉम देयर टाइज टू देयर हस्बैंड। अब इनकी खुद की अपनी कोई पहचान नहीं होती थी, एक्सेप्ट कि भाई ये उसकी बीवी है, जो इनके हस्बैंड के नाम से ही इनको जाना जाता था। इनकी खुद की ऐसी कोई ना कोई पर्सनैलिटी थी, ना कोई इनको ऐसे कोई नाम से जानता था। दे कुड नॉट फाइंड एनी अदर एक्सप्रेशन इन देयर इनबोर्न टैलेंट डिजायर्स एक्सेप्ट एज ह्यूमन वाइफ्स। अब अगर इनके अंदर कोई टैलेंट होता भी था तो उसको अलाउ नहीं किया जाता था कि भाई आप उसको परस्यू करो, उसको आगे बढ़ो। जो भी इनकी डिज़ायर थी वो शादी के साथ ही ख़त्म हो जाती थी और बस एक ये घर की गृहिणी बन के रह जाती थी। ये हाल था उस टाइम पे अपर क्लास वुमेन्स का। दे वर इकोनॉमिकली एंड सोशली टोटली डिपेंडेंट ऑन वुमेन। अब उनको अगर कोई चीज़ खरीदनी है या फिर कोई भी काम हो, उसके लिए किस पे डिपेंड होता था? घर के जो इनके हस्बैंड होते थे या फिर कोई मुखिया होता था, उन पे टोटली डिपेंड होता था। और ऊपर से जो बेनिफिट ऑफ एजुकेशन है वो भी इनको नहीं दिया गया, क्योंकि इनको घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था, है ना। पर्दे में ये रहती थी। अगर घूंघट उठा लिया जाता तो भाई उस टाइम पे तो लोग बवाल कर देते थे कि अपनी जो मेल ईगो पे ज़्यादा बात लेके जाते थे। उस टाइम की सोच ऐसी होती थी, जो पढ़े लिखे या फिर जो अमीर लोग होते थे, अपर क्लास के लोग। इन एडिशन वुमेन वर टोट टू एक्सेप्ट देयर सब्जेक्शन एंड इवन वेलकम इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। अब क्या है ना, उनको यही पढ़ाया जाता था कि हाँ भाई तुम्हारा काम गृहिणी का है, तुम्हें बस ये घर का काम करना है, और इसी चीज़ को वो अपना भाई ऐसे ऑनर के रूप में अपनी अपना काम करते रहते थे। इट इज़ ट्रू दैट ओकेजनली वुमेन ऑफ द करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ रजिया सुल्ताना, ठीक है, चांद बीबी, अहिल्याबाई होलकर अरोज इन इंडिया, बट दे वर एक्सेप्शन टू द जनरल पैटर्न एंड डिड नॉट एनी वे चेंज द पिक्चर। अभी क्या है ना कि देखो हर जगह कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। अब उनमें से एक्सेप्शन कौन थे? रजिया सुल्ताना होगी, चांद बीबी होगी, है ना, अहिल्याबाई होलकर होगी, ये सब अच्छी फैमिली से थे। इन्होंने अच्छी एजुकेशन भी ली, है ना, और आगे भी बढ़े। लेकिन इसकी वजह से अब हम ये नहीं कह सकते ना कि सब जो अपर क्लास वुमेन थी उनकी कंडीशन बिल्कुल सेम रही है। इस वजह से अगर ये 3, 4, 5, 8 जितनी भी लेडीज़ थी, जितनी भी उस टाइम की पर्सनैलिटी थी, अगर ये उभर के आ गई तो इनकी वजह से उन पर कुछ खासा असर नहीं पड़ा, उनकी कंडीशन जो की जो रही। Numerous individuals, social society, and religious organizations work hard to spread education among the women, to encourage women widow remarriage, to improve their livelihood conditions of widow, to prevent marriage of young children, to bring women out of parda, to enforce monogamy, and to enable middle class women to take up profession or public employment. जो उस टाइम के इंडिविजुअल्स थे, जो कि रिफॉर्मर्स थे, जो सोसाइटी के अंदर थोड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये मोस्टली किस चीज़ के लिए अपना वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे कि औरतों को एजुकेशन मिले, है ना, और जो विधवाओं थी उनकी दोबारा शादी होए, उनको भी दोबारा अच्छी लाइफ मिले और उनकी कंडीशन अच्छी होए। और जो उस टाइम पे बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी तो उसको प्रिवेंट किया जाए और वुमेंस को पर्दे से बाहर लाया जाए, कि मतलब उनको फ्रीडम दी जाए, है ना। और एनफोर्स मोनोगेमी, क्या है ना, उस टाइम पे आदमी क्या है कई कई शादियां करते थे,
तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, और एक शादी को बोलते हैं मोनोगैमी। तो ये किसको बढ़ावा देते थे कि मोनोगैमी को लागू किया जाए। और जो मिडिल क्लास वुमेन थी, ये चाहते थे जो भी मिडिल क्लास वुमेन है वो अपना काम, जो भी उनका प्रोफेशन, मतलब जो वो चाहती थी करना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट करना चाहती है या फिर उनका खुद का कोई टैलेंट हो उसको आगे परस्यू करना चाहती हैं, तो वो कर सके। इस चीज़ पे इनका पूरा जोर रहता था, इसी चीज़ की ये लड़ाई लड़ती थी। आफ्टर 1880 1880s उस टाइम पे डफरिन हॉस्पिटल बना, और इसका नाम किस पे डाला गया, किसके बेस पे नाम रखा गया, लेडी डफरिन, जो उस टाइम के वाइसराय की बीवी थी। ठीक है, इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया गया, और मॉडर्न मेडिसिन्स भी उस टाइम पे एफर्ट किए गए कि अब लाई जाए इंडिया के अंदर, और चाइल्ड डिलीवरी जो टेक्निक्स थी ना वो भी अवेलेबल कराई जाए इंडियन वुमेंस में। क्या था ना, उस टाइम पे जो औरतें जब बच्चे की को जन्म देती थी, काफ़ी औरतें जन्म देते समय मर जाती थी ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जो चाइल्ड डिलीवरी टेक्निक्स जो अवेलेबल हुई, जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर या कंट्रीज़ के अंदर थी, उस वजह से काफ़ी औरतों की ज़िंदगियाँ बचाई गई। Women played an active and important role in the struggle for freedom. They participated in the large number in the agitation against the partition of Bengal and in home rule movement. अब क्या था कि धीरे धीरे वुमेंस अपना, जितनी भी औरतें थी एजुकेशन में भी जाने लग गई, और एजुकेट होने के बाद में फ्रीडम का जो स्ट्रगल था, है ना, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनके अंदर भी एक्टिवली भाग लेने लगी। जितना भी जो बंगाल का पार्टीशन हुआ या फिर होम रूल मूवमेंट जो उस टाइम पे बंगाल के बाद में स्टार्ट किया गया, उसके अंदर भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आफ्टर 1918 के बाद जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसन हुए, आंदोलन हुए, पॉलिटिकल आंदोलन, उसके अंदर जो भी फॉरेन जो विदेशी कपड़ों की दुकानें थी, इन्होंने उनको चुना। ठीक है, और दो दारू की दुकानें हो गई, और फिर उनको इन्होंने बैन करवाने के लिए वहाँ पे खड़ी होगी, भाई उन चीज़ों को बेचने नहीं देते थे। और खादी का इन्होंने, जैसे कि हमारे देश में उस टाइम पे खादी बुनी जाती थी, तो उसका बढ़ चढ़ के क्या किया गया, प्रचार किया गया। जेल में गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, है ना। और इन्होंने काफ़ी, मतलब लाठी चार्ज होते तब भी आगे रहते थी, टीयर गैस गोलियां तक खाई है इन्होंने। तो उस टाइम पे वुमेंस का जो रोल था ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, बढ़ता क्या, इक्वल टू मेंस, आदमियों के बराबर होता जा रहा था। और वुमेंस ने एक्टिवली पार्ट किया था किन्ने, जो आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, टेररिस्ट मूवमेंट होती थी। एक होते हैं शांति से अपना सत्याग्रह करते थे, और एक अपनाते थे कि भाई विद्रोह का रास्ता अपनाते थे। तो उन एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब क्या था ना, जो पढ़ी लिखी औरतें थी उन्होंने लेजिस्लेचर के अंदर भी वोट डालना स्टार्ट किया, और इवन वो खुद भी कैंडिडेट के रूप में खड़ी हुई, जैसे कि सरोजनी नायडू, है ना। ये उस टाइम की सबसे फेमस पोइटेस थी, कविता लिखती थी ये, और इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी थी। Several women became minister और पार्लियामेंट सेक्रेटरी इन द पार्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ 1937। 1937 की जो मिनिस्ट्रीज थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वुमेंस क्या किस पद पे थी, सेक्रेटरीज के पद पे बैठी थी। Another important development was the birth of women's movement in the country. Up to 1920s, enlightened men had worked for the upliftment of men. Now aware and self-confident women undertook that task. 1920 तक जो भी उस टाइम के पढ़े लिखे नौजवान थे, आदमी थे, उन्होंने पूरी अपनी कोशिशें की कि भाई जो औरतों का दर्जा उसको उठाया जाए। और जैसे ही धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ने लगी कि लोगों के अंदर मतलब औरतों के अंदर साक्षरता बढ़ने लगी, पढ़ाई लिखाई करने लग गए, एजुकेशन भी फैली, लोगों की सोच बदलने लगी, उसके बाद में जो ये काम था औरतों ने अपने हाथ में ले लिया। और फिर इन्होंने ऑल इंडिया वुमेंस कोऑपरेशन का कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन किया 1937 के अंदर। ठीक है, और इस जो कॉन्फ्रेंस ने है ना बढ़ चढ़ के किस में भाग लिया, आगे जो इंडिपेंडेंस की जो हमारी लड़ाई थी उसके अंदर। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 और 15 है। ठीक है, जो कि हमें क्या गारंटी देता है, इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। जो और आदमी और औरत है उसको इक्वल स्टेटस देता है हर एक चीज़ में।
द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 मेड द डॉटर एन इक्वल कोहेयर विद द सन। अब जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आई थी 1956 की, उस समय जो डॉटर्स थी, जो बेटियां थी, उनको बराबर का दर्जा दिया गया, किसके समान, बेटों के समान। अब उनका वो इक्वली उनका हक था हर एक चीज़ पे, जितना हक बच्चों का था जिस चीज़ पे, उनका हक भी उतना ही था, जैसे कि ज़मीन हो गया, घर हो गया, हर एक चीज़ में उनको बराबर का दर्जा दिया गया। और जो हिंदू मैरिज एक्ट थी 1955, उनमें भी इक्वली इनकी सुनी जाने लगी। ऐसे नहीं कि भाई किसी आदमी को तलाक चाहिए और उसी की सुनी जाएगी, नहीं, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स डाल दिए गए। मोनोगैमी वॉज आल्सो मेड मैंडेटरी फॉर द मैन एज वेल एज वुमेन। अब मोनोगैमी मतलब एक बीवी होना या फिर एक ही हस्बैंड होना, ये मैंडेटरी कर दिया गया है दोनों के लिए, आदमी और औरतों के लिए। बट द इविल कस्टम ऑफ डोवरी स्टिल कंटिन्यूज इवन दो द डिमांडिंग ऑफ डोवरी हैज़ बीन बैंड। देखो डोवरी क्या है ना, पहले से ही बैन कर दी गई थी, उस टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ही बैन थी ये भाई आप, क्या है ना ये, डोवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, टाइम पे याद नहीं आता कुछ भी तो ठीक है, ये उस टाइम पे ही बैन कर दिया गया था बिल्कुल, कि भाई आप डोरी नहीं लोगे। लेकिन ये आज भी चलती आ रही दहेज, ठीक है। तो दहेज उस टाइम पे भी लिया जाता था और आज पे भी लिया जाता है, उस टाइम पे भी इलीगल था और आज भी इलीगल है। इसका पता नहीं लोगों के लालच कब ख़त्म होएगा, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ इवन इन फ्यूचर होने वाला भी है, जब तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशन या फिर लॉज नहीं बनाए जाएंगे, या फिर जो एजुकेशन का लेवल है हम वो धीरे धीरे अपना इंक्रीज़ ना करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव वुमेन इक्वल राइट टू वर्क एंड टू गेट एम्प्लॉयमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो आर्टिकल 14-15 है, जहाँ पे इक्वल स्टेटस दिया जाता है, तो वहाँ पे इक्वल राइट भी दिया जाता है ना, इक्वल राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट। हर एक जगह जो भी कोई भी स्टेट एजेंसी हो, वहाँ पे ये नहीं है कि ये वाली पोस्ट सिर्फ आदमियों के लिए ही होगी, औरतें नहीं इसको कर सकती। तो उन चीज़ों को बदला जाने लगा। अभी रिसेंट में हमने देखा ना, एनडीए का एग्ज़ाम है ना, उधर भी लड़कियों को अलाउ कर दिया गया कि हाँ आप अब प्रॉपरली एग्ज़ाम दे सकते हो और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। और जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। जो भी डीपीएसपी होती है हमारी, कानून बनाते टाइम जिनका स्टेट को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे भी जिक्र किया गया, वहाँ पे भी जो कुछ प्रिंसिपल है जिनको ध्यान में रखा जाता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो वुमेन कर रही हो चाहे मैन कर रहा हो। अब बात करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट की। कास्ट के खिलाफ जो जो स्ट्रगल हुए, क्या कुछ किया गया, उस चीज़ के बारे में अभी पढ़ते हैं। द कास्ट सिस्टम वॉज अनदर मेजर टारगेट ऑफ अटैक फॉर द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। द हिंदूज वर एट दिस टाइम डिवाइडेड इंटू न्यूमेरियस कास्ट। द कास्ट इंटू विच अ मैन वॉज बोर्न डिटरमाइंड लार्ज एरिया ऑफ हिज लाइफ। तो क्या था ना, सबसे बड़ा अटैक तो किस पे ही करना था, सोशल रिफॉर्मर्स ने जातिवाद पे ही करना था। अभी जितने भी लोग लगे हुए थे, राजा राम मोहन राय जैसे जितने बड़े बड़े आदमी थे, इनका सबसे बड़ा इशू क्या था ना, कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए। ये ऊंच नीच का जो मामला है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। पहले क्या होता था ना, अगर कोई आदमी जिस जाति में पैदा हो गया, वहीं से उसकी जो आगे का फ्यूचर वो डिसाइड हो जाता था कि इसको करना क्या है या फिर इसका लेवल क्या रहने वाला है। इट डिटरमाइन होम ही वुड मैरी। यहाँ पे वही बताया गया है कि ये डिसाइड हो जाता था कि वो किससे शादी करेगा, ठीक है, किसके साथ खाना खाएगा, मतलब किस जात के लोगों के साथ खाना खाएगा और किस जाति और धर्म में वो शादी करेगा, ये पहले से ही डिसाइड हो जाता था। कास्ट वॉज केयरफुली ग्रेडेड इन टू हायरार्की ऑफ स्टेटस। अब क्या है ना, कास्ट को क्रम अनुसार बांट दिया गया था कि भाई सबसे निचले स्तर पे कौन रहेंगे, अनटचेबल्स, जिनको छुआ नहीं जाता था, या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग, और उसके विच लेटर हु फॉर्म्ड अबाउट 20% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, जो कि 20% हिंदू पॉपुलेशन को के अंदर आते थे। मतलब जो शेड्यूल कास्ट के या फिर अनटचेबल्स थे, वो इंडिया की जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी उसके 20% रहते थे, और इनको सबसे लोएस्ट उस पर रखा जाता था। द अनटचेबल सफ़र फ्रॉम न्यूमेरियस सीवियर डिसेबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन। इन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते थे, ठीक है, इनको किसी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे इनको इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मतलब इनकी मर्ज़ी कहीं नहीं चलती थी। जैसे कि कह सकते हैं, मतलब
पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं इनके अलग से रखे जाते थे कि भाई इनके लिए ये सिर्फ उसी कुएं में से पानी पियेंगे, वहीं से पानी पियेंगे, वहीं रहेंगे। एरिया भी अलग बना दिया जाता था। तो इतना कुछ गलत होता था सबके साथ में। और ऊपर से इनको मंदिरों में भी जाना अलाउ नहीं होता था। जो ब्राह्मण्स थे उनके कुछ पता नहीं ऐसे रूल्स वो बना के रखते थे कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, इनको छुआछूत की तरह इनको अलग रखा जाता था कि भाई इनको मत छुओ, अछूत हैं इस टाइप से। इसी वास्ते जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं वो ब्राह्मण्स के खिलाफ रहे हैं कि भाई जो इन्होंने रूल्स बनाए ना, वो हमेशा कुछ भी, कोई भी इनका जो रूल है, जो भी इन्होंने बोला है, वो हमेशा बांटने का काम करता है, ना कि जोड़ने का काम। अनटचेबल्स की जो ड्रेस थी, खाना और रहने की जगह, वो हमेशा ध्यान से देख के रेगुलेट की जाती थी उस टाइम के लोगों के द्वारा। वो पानी नहीं पी सकते थे कॉमनवेल्थ से, जो जितने भी कुएँ थे जहाँ पे मतलब जो हायर कास्ट के लोग पानी पीते थे, वहाँ से ये नहीं पी सकते थे। ठीक है, इनके लिए अलग से रखा जाता था और लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया था। इन मॉडर्न टाइम्स इट बिकम अ मेजर ऑब्स्टेकल इन ग्रोइंग द यूनाइटेड नेशनल फीलिंग एंड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे यही कहा गया ना, इतनी बुरी तरह से लोगों को डिवाइड कर रखा था, जाति के धर्म पे भी, ठीक है, और ऊंच नीच के हिसाब से भी, अनटचेबल्स हो गया, हर तरह से बांट रखा था। तो आगे आने वाली जो सिचुएशंस थी, जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, उसमें लोगों को एकजुट करने में ये सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था। मतलब ये सबसे बड़ी मुश्किल बन रही थी कि भाई हम नेशनल फीलिंग कैसे जगाएं लोगों के अंदर। It may also be noted that caste consciousness, particularly with regard to marriage, prevailed also among Muslim, Christians, Sikhs, who practiced untouchably though in a less violent manner. अब क्या है ना, ये केवल हिंदूज में नहीं थी, मुस्लिम्स में भी थी, क्रिश्चियंस में भी थी, सिख्स में भी थी, है ना, लेकिन बस उस स्तर तक नहीं थी, उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल तक हिंदूज के अंदर ये प्रचलित थी या फिर चल रही थी। ब्रिटिश रूल्स मतलब जो ब्रिटिश रूलर्स थे, इन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा, कभी इस चीज़ को ये बढ़ावा दे देते तो कभी इस चीज़ के खिलाफ हो जाते। ये चलते थे अपनी मर्जी के हिसाब से, जहाँ इनका फ़ायदा होगा ये उसी रास्ते चल पड़ेंगे। अब इन्होंने क्या उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लगाई दी थी, फैक्ट्रीज़ लगा दी, रेलवे बसेस चलाई। अब क्या है ना, धीरे धीरे शहरों में लोगों की भीड़ होने लगी, काम के लिए जाने लगे, शहरों में काम बढ़ने लग गया। तो उधर हर जाति के, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सब जाने लग गए। सबके लिए कॉमन रास्ते होते थे, बसेस में ही जाते थे। तो ऐसे एक दूसरे से अलग रहना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि भाई आप उस टाइम पे ये नहीं है ना कि ये अछूत जा रहा है तो मैं इसके साथ ट्रैवल नहीं करूँगा। तो जगह ही वो इतनी होती थी, वही कॉमन रास्ता है, आपको जाना ही जाना पड़ेगा। As modern democratic and rationalist ideas spread among Indians, they began to raise their voice against caste system। जैसे जैसे लोगों के अंदर ये मतलब क्या कहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन भी आने लगी, सोच समझ आने लगी, तो उनके जो आइडियाज़ है रैशनल होने लगे, ठीक है, और वो अपनी जो आवाज़ें हैं वो उठाने लगे कास्ट सिस्टम के खिलाफ कि भाई ये जो जातिवाद का सिस्टम है ना, ये बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को बंद किया जाए। और इसमें सबसे आगे कौन रहे थे? ब्रह्मो समाज के लोग, प्रथाना समाज के लोग, आर्य समाज के लोग, रामकृष्ण मिशन था वो भी इनके विपक्ष में रहा है, थियोसॉफिस्ट रहे हैं जो इंडिया में आके जिन्होंने कॉलेज बनाए थे, है ना, हॉस्पिटल्स बनाए थे, एनी बेसेंट जिनकी इंडिया में प्रेसिडेंट रही है, सोशल कॉन्फ्रेंस जो भी रहती थी, सब के सब इन्होंने, जितने भी रिफॉर्मर थे, इसके अपोजिशन में खड़े रहे हैं। दे वर क्रिटिकल ऑफ द कास्ट सिस्टम, और जाति सिस्टम के अपोजिट रहते थे, हमेशा कंडेम करते थे इसको कि गलत करते थे, कहते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी, इनकी भी काफ़ी घोर निंदा की जाती थी और इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। दे आल्सो रियलाइज दैट नेशनल यूनिटी एंड नेशनल प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फील्ड्स could not be achieved so long as millions were deprived of their right to live with dignity and honor। अब इनको ये तो पता था, अगर देश को एकजुट करना है तो लोगों के अंदर जो ये है ना अनटचेबिलिटी वाली, जाति धर्म वाली जो सीन है, ये बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक लोग अपनी डिग्निटी से, है ना, और अपने ऑनर से, अपनी आज़ादी, अपनी मर्ज़ी से नहीं जिएंगे, तब तक वो इकट्ठा नहीं हो सकते, और तब तक उनके अंदर नेशनैलिटी की भावना नहीं जाग सकती। इस चीज़ के लिए इनको अगर इकट्ठा करना है तो ये जो
पुराने जितने भी ये सोच है ना, इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। National movement was opposed to all those institutions which tended to divide the Indian people. Common participation in public demonstration, joint public meetings, सत्याग्रह स्ट्रगल्स वीकेंड द कास्ट कॉन्शियसनेस। अब जितने भी लोग जो भी लोग नेशनल मूवमेंट में शामिल थे ना, अब सोच समझ लो कि वो अंग्रेज़ों की नीतियाँ समझ चुके थे। उनको ये भी पता था देश को आज़ादी दिलानी है, तो जो इंडिया, जो डिवाइडेड इंडिया है ना, उसको एकजुट करके रखना पड़ेगा। और ये लोग जो भी कास्ट, ये जाति हो गया या अनटचेबिलिटी हो गया ना, इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते थे, बल्कि इसके खिलाफ खड़े रहते थे। इन एनी केस दोज हु आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम फॉर फॉरेन रूल्स इन द नेम ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी कुड हार्डली सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। वही बात कही गई है, जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े थे आज़ादी के लिए, वो बहुत रेयरली ऐसा होता था कि भाई कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करें। मतलब 99% लोग ये जो उस टाइम की अनटचेबिलिटी या कास्ट सिस्टम हो गया, इस चीज़ के खिलाफ रहते थे। अब जैसे कि गांधी जी की बात करें, है ना, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए पब्लिक मीटिंग्स करी, एक्टिविटीज़ करी। 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया इसी पर्पज़ से कि भाई जो ऑपरेशन होता है SC कास्ट के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर, या अनटचेबिलिटी है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। महाराष्ट्र के अंदर सेकेंड हाफ जो 19th सेंचुरी थी, उसका सेकेंड हाफ जो रहा है, वहाँ पे उस टाइम पे किसका जन्म हुआ? ज्योतिबा फुले का, जो कि खुद एक लोअर कास्ट फैमिली से थे। उन्होंने पूरी उम्र अपनी लगा दी किसके खिलाफ? जो ब्राह्मणिकल रिलीजियस अथॉरिटी है, जितने भी प्राइस्टली क्लास जो थे, अपर कास्ट के जो प्राइस्ट थे, क्या कहते हैं इनको, ब्राह्मण हो गए, पुजारी हो गए, इनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहे कि भाई इनके जो रूल्स हैं, नीतियाँ हैं, वो देश को बांट रही हैं, और इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके ताकि सबको समान हक मिल सके। ही रिगार्डेड मॉडर्न एजुकेशन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द लोअर कास्ट। अब इनको पता था अगर एजुकेशन अगर प्रोवाइड की जाए लोअर कास्ट के लोगों को, तो वो इस चीज़ से उभर सकते हैं। ये उनका सबसे बड़ा वेपन था। इसलिए इन्होंने काफ़ी स्कूल्स खोले, किसके लिए? लड़कियों के लिए, जो कि लोअर कास्ट से थी, बिलोंग करती थी मोस्टली। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस काम को लेकर काफ़ी मतलब काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी चीज़ें इन्होंने बदली भी है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, इन्होंने पूरी उम्र अपनी जो कि ये जातिवाद का जो सिस्टम था, इससे लड़ने में पूरी लगा दी। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज़ की? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये याद कर लेना, ये किसके द्वारा चालू की गई थी? BR अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, इसी पर्पज़ के लिए, ताकि भाई जो जातिवाद है, जो ये जातिवाद का ऊंच नीच का जो सिस्टम है, इसको ख़त्म किया जाए। सेवरल अदर कास्ट शेड्यूल कास्ट लीडर आल्सो फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, और जो बाकी लीडर्स हैं, उनके द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया गया। और केरला के अंदर श्री नारायण गुरु ने ऑर्गेनाइज़ किया क्या? अपना पूरी उम्र स्ट्रगल किया किस चीज़ के खिलाफ? कास्ट सिस्टम के खिलाफ। इन्होंने फेमस स्लोगन बनाया, 1 रिलीजन 1 कास्ट 1 गॉड फॉर मैनकाइंड, कि भाई सबका एक धर्म है, एक ही जाति है, और सबका एक भगवान है। इन साउथ इंडिया द नॉन ब्राह्मिन्स ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग 1920s द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, जो नॉन ब्राह्मिन्स लोग थे, उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ दी जिसका क्या नाम था? सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भाई हमारी जो खुद की रिस्पेक्ट है, उसके लिए ये सब खड़े हो गए। किसके खिलाफ? ब्राह्मण्स के खिलाफ, जो उन्होंने अपनी नीतियाँ इम्पोज कर रखी थी, लोगों पे लागू कर रखी थी कि भाई आप मंदिरों में नहीं जा सकते, आप क्या कहते हैं, जो कुएँ होते थे सबके लिए, उधर से पानी नहीं पी सकते। ये काम इनके किए थे। तो भाई इन चीज़ों को बदला जाए। Numerous satyagraha movements were organized all over India jointly by the upper class and depressed class against the ban of latest entry into the temples and such restriction। वही बात है जो हम कर रहे थे अभी कि भाई टेम्पल एंट्री बैन थी ना, तो इस वजह से काफ़ी सत्याग्रह किए गए। किसके द्वारा? जो ऑल इंडिया में जो जितने भी पढ़े लिखे जो अपर कास्ट के हो गए, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हो गए, उनके द्वारा। द स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल ऑफ कास्ट सिस्टम हाउएवर स्टिल रिमेन्स एन अर्जेंट टास्क बिफोर द इंडियन पीपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। तो यही कहा गया है, ये स्ट्रगल आज तक भी चलता आ रहा है। ठीक है, लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर जातिवाद, धर्मवाद, ये सब कुछ आज भी
ऐसे का ऐसा है, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडिया को या फिर हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और इन चीज़ों का हमको कभी भी साथ नहीं देना चाहिए जो कि गलत चल रही हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 11। इसी के साथ यहाँ पे हमारे 11 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे 1 to 11 अभी तक के। और कल की जो वीडियो है वो एग्जैक्ट 10 बजे आ जाएगी 12 चैप्टर के साथ में। तो आप प्लीज़ ऐसे कंटिन्यू रखें अपनी जो भी स्टडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इशू हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बता सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो ये था हमारा आज की क्लास। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।